हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th का एक और जबरदस्त और बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट चैप्टर। छोटा सा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बट जो भी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से वो मैं आपको यहीं के यहीं रिवाइज करवा दूंगा। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पास बुक है, हमारे पास नोट्स है, हमारे पास स्टडी मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत वही आ रही है कि कैसे याद करें, क्योंकि पढ़ने बैठते हैं बोर हो जाते हैं। और ये देखो, ये वाली दिक्कत ना हर एक बच्चे के साथ है। क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा क्या होता है ना, चंचल होता है। वो अगर पढ़ने बैठता है ना, स्टडी करने बैठता है फोकस करके, तो 1-2 घंटे में ही उसका दिमाग इधर उधर होने लगता है। और होता ही है, देखो मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी ये चीजें फेस की है। तो उसके लिए ही हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, वन शॉट रिवीजन वाली, कि इसमें आपको पूरे चैप्टर का, पूरे के पूरे चैप्टर का एक ही बार में रिवीजन देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपने सिर्फ इस वीडियो को देख लिया ना रेफरेंस के लिए, ये रेफरेंस बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ यहाँ थ्योरी नहीं समझाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस वीडियो में। सारी चीजें आपके हिसाब से ही होने वाली है। जो आपका सिलेबस है वो अपन ने देख लिया है, उस सिलेबस को ध्यान में रखते ही मैंने चीजें रखी है। और कुछ जो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा, मतलब करवाऊंगा तो मैं वो भी, लेकिन उसको हम थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देके भी चल सकते हैं। लेकिन जो हाईली इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है ना, जैसे इस चैप्टर में मैं अगर बात करूं, तो आपके टॉपिक्स आते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही वहीं से है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है ना। तो उसको हमें मार्क करके चलना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक्स को आपको करना है, मैं आपको मार्क करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। आपको खुद से नहीं सोचना पड़ेगा कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, बस आप क्या करो, आपका एक काम होना चाहिए, पहले तो वीडियो को चलते चलते लाइक कर दो। और वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, ये वादा कर लो कि आप शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे। क्योंकि पूरी वीडियो जब तक नहीं देखोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी, है ना, तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी। और मैं आपको बता रहा हूं ना, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, ये आपको 1.5-2 घंटे के अंदर जो मैं रिवीजन करवा रहा हूं ना, इससे कम में हो भी नहीं सकता, इससे कम में हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि इतना तेज रिवीजन, आप खुद से करने बैठो ना, आप करने बैठ जाओ, चलो आप कॉपी खोलो और करने बैठो, आपसे होगा ही नहीं इतनी जल्दी। लेकिन जब आप यहां देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते इंटरेक्टिवनेस बढ़ रही है ना, आपका माइंड क्या हो रहा है, आपका माइंड बिजी हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है, समझ रहा है चीजों को। तो आपको चीजें जल्दी याद हो जाएगी। और शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो, मैं तो कहता हूं आप कॉपी पेन निकालो और लेके बैठ जाओ। आप सिर्फ वीडियो मत देखो, थोड़ा बहुत लिखते चलो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं वैसे ही दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अपना, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों पे ही आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो नोट्स की भी आप टेंशन मत लो, मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। क्लास नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स मिल जाएंगे। वैसे क्लास नोट्स की आपको जरूरत क्या है, आप यूट्यूब पे देख ही रहे हो, यही तो है बस। इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि आज के इस चैप्टर में या आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला हम करेंगे केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि चैप्टर भी तो उसी के बारे में है। फिर आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फिर कंडीशंस फॉर केमिकल चेंज। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, कि कौन से टाइप की हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है। फिर आएगा एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। तो मजेदार ये टॉपिक्स होने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ 5 ही टॉपिक है पूरे के पूरे चैप्टर में, इतना छोटा है। अरे रुको जरा यार, जो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है ना, वो खुद ही बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें आपको सारे टाइप की मैं रिएक्शंस करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंथेसिस, सब करोगे आप। तो आप इतने ज्यादा खुश मत हो जाओ, इतना भी छोटा नहीं है, छोटा है बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में। अगर आप बाकी चैप्टर जैसे कि आपके द पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, वाटर है, उन सब के कंपेयर में थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है ना। चलो, पहला टॉपिक आता है केमिकल चेंज।
बिल्कुल मजेदार तरीके से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, केमिकल चेंज क्या होता है, मैं आप सबसे ही पूछता हूं, बताओ क्या होता है केमिकल चेंज। आपने कभी देखा है वैसे केमिकल रिएक्शंस? चलो केमिकल रिएक्शंस तक भी नहीं आते, मैं और भी सिंपल वे लेता हूं। पहले मैं आपको समझाऊंगा फिजिकल चेंज, फिर समझाता हूँ केमिकल चेंज, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ आ जाए कि फिजिकल चेंज कब हुआ और केमिकल चेंज कब हुआ। कभी आपने देखा है, आप पानी लेते हो, जैसे ये रही मेरी बोतल, ठीक है, ये मेरी बोतल है। अगर मैं इसको फ्रीजर में रख दूं बर्फ जमने के लिए, अगर मैं इसको फ्रीजर में रख दूं तो थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद मैं देखूंगा इसकी बर्फ जम जाएगी, ये बर्फ जम जाएगा। या आप कटोरे में पानी लेके डाल दो और उसको बर्फ जमाने के लिए रखो तो उसमें बर्फ जम जाती है, ऑब्वियस सी बात है, आइस क्यूब बन जाते हैं, ठीक है ना। अब वो जो आइस बन गया, तो उसका जो स्टेट था, क्योंकि यहां तो ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था, अब जैसे ही मैंने उसको फ्रीज किया 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब उसी बर्फ को बाहर निकाल के रख दो, दोबारा से बाहर निकाल के रख दो, थोड़ी सी देर में 1 घंटे बाद देखना, जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसके कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। दोबारा से क्या बनेगा, बर्फ से पानी बन जाएगा। और इसी पानी को अगर मैं गैस पे रख दूं और गर्म करने लगूं, ठीक है, बॉईल करूं पानी को, पानी बॉईल करना तो आता ही होगा ना, अरे ये तो सबको आता है। अब देखो, जैसे ही वो बॉईल होगा, बॉईल कितने टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जैसे ही वो बॉईल होना स्टार्ट होगा, उसकी वेपर्स ऊपर जाएगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो वाटर वेपर्स जो हमें दिख रही है, मतलब पानी किस में चेंज हो रहा है, गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है, वेपर्स फॉर्म में जा रहा है। तो तीनों चीजें हमने देखी। पहले तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था, लिक्विड से मैं ले आया सॉलिड पे, कैसे, फ्रीजर में जमा के। अब उसी को दोबारा मैंने बाहर रखा तो वो लिक्विड में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर में आके वो मेल्ट हो गई, बर्फ मेल्ट हो गई, तो यानी कि सॉलिड से फिर से लिक्विड बन गया। अब उसी लिक्विड को दोबारा से मैंने गर्म किया तो क्या बना, गैस बन गया, वेपर्स में आ गया। अब ये जो चेंज हुआ, क्या हम इसको केमिकल चेंज बोलेंगे? क्योंकि केमिकल चेंज का मतलब होता है कि कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनना चाहिए, एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस होने चाहिए, है ना। अगर सब्सटेंस नहीं बन रहे हैं नए, अगर वही फॉर्म रह रही है, क्योंकि यहां पर देखो पानी के केस में क्या था, बर्फ बन जाए या पानी वापस आ जाए या गैस बन जाए, वो रहेगा तो वाटर ही, वो फॉर्म तो वाटर की ही हुई। तो यहां पर तो सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, उसमें भी हमने पढ़ा था, यहां पर सिर्फ वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट, लेकिन उसकी कोई केमिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है। केमिकल स्टेट कब चेंज होगी, जैसे सपोज करो मैं रिएक्शन लिखूं H2 + Cl2 गिव्स टू HCl, तो मैंने एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल क्लोरीन लिया और क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। या कोई भी ऐसी रिएक्शन में ले लूं, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाने की है, मैं सुक्रोज को वाटर के साथ डालता हूं, मिक्स करता हूं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन है, या ये हमारा केमिकल चेंज है, जहां पर हमें क्या देखने को मिले, हमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हुए देखने को मिले। और ये हमारा परमानेंट चेंज होता है। ये ऐसा नहीं है जैसे इसमें हमने कर दिया, क्या कहते हैं कि पहले पानी को हमने बर्फ बना दिया, बर्फ से फिर पानी ले आए, फिर उसको गैस में, वेपर्स में चेंज कर दिया। तो यहां तो हम चेंज कर पा रहे हैं, यहां तो हम चेंज कर पा रहे हैं दोबारा से इसको, यानी कि इसको दोबारा से मैं पानी की फॉर्म में भी ला सकता हूँ, लिक्विड की फॉर्म में, और दोबारा से इस फॉर्म में दोबारा ले जा सकता हूँ, इसको गैस में भी ले जा सकता हूँ। तो इसमें क्या इंटरचेंजेबल है। तो ये हमारा रिवर्सेबल चेंज है, रिवर्सेबल है। लेकिन केमिकल चेंज रिवर्सेबल नहीं है, वो परमानेंट चेंज है। कैसा चेंज है, परमानेंट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको पढ़नी है। अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच the chemical composition of a substance is changed and one or more new substance with different chemical composition and different properties are formed। ठीक है, तो हुआ क्या, पढ़ लिया आपने, जो मैंने बताया वही चीज है सारी की सारी। अब एक और चीज आती है, अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स दैट होल्ड्स द एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल टुगेदर एज इन कंपाउंड। अब ये केमिकल बॉन्ड के बारे में आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। देखो जैसे आप पढ़ते ही हो, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे NaCl है, नमक है, ठीक है, NaCl की बात कर लेता हूं। अब देखो सोडियम है एक तो मेरे पास, और एक क्लोरीन है, तो यहां हो क्या रहा होगा, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि ये कैटायन में टूटता है ना, Na पॉजिटिव, क्लोरीन एनायन, Cl निगेटिव। इसका मतलब ये देखो, प्लस और निगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और निगेटिव का मतलब ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसी से इनका क्या बीच में फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है।
तो ये वाली बात मैंने बता दी। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये कुछ एग्जांपल्स देख लो आप। जैसे कंबशन हो रहा है तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब ये तो हमारा फिजिकल चेंज था, ठीक है, फिजिकल चेंज था, ये तो आपको पता चल गया ना। कंबशन हमारा केमिकल चेंज क्यों होता है, उसमें देखो हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, CO2 H2O, ठीक है, कंबशन रिएक्शन आपने पढ़ ही रखी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इस केस में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसा होता है, पहले ये बताओ उसका कलर क्या होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर तो ब्लू होता है। अब जैसे ही मैं उसमें आयरन नील डाल देता हूं, यानी लोहे की एक कील डाल देता हूं, तो थोड़े समय बाद, 2 दिन 3 दिन बाद अगर मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं, तो उसमें क्या होता है, कोरोजन हो जाता है। उसमें कोरोजन, कोरोजन पता पता है ना आपको, मेटल में स्लो डिग्रेडेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इसमें नेल डाल देता हूँ तो क्या होता है, इसका कलर चेंज होता है। इसका कलर चेंज किस में होता है, कोरोजन आके। कॉपर पे कौन सा कोरोजन आता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कोटिंग। तो देखो इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ एक केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर देखो रिएक्शन हुई होगी इस तरीके से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले तो था कॉपर सल्फेट, इसमें हमने मिलाया आयरन नील यानी Fe। क्या बन जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। अब आप सोचोगे कैसे केमिकल रिएक्शन लिख दी, अरे अभी आप आगे सीखोगे केमिकल रिएक्शन, तो टेंशन मत लो। अभी मैं आपको सारी केमिकल रिएक्शंस लिखनी सिखाऊंगा। ये तो अभी जस्ट मैंने बता दिए कोरोजन के लिए, ठीक है, कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, और इन दोनों में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी सिमिलर होती है, कौन कौन सी नहीं होती है या नहीं होती है, ये चीजें देखने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो, सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल चेंज पे। द आइडेंटिटी ऑफ मैटर डज नॉट चेंज, दैट मीन्स नो न्यू मैटर इज फॉर्म्ड। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, कि अगर हमें किसी मैटर की आइडेंटिटी में कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो रही है लेकिन उसमें चेंज नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज की तरफ आ जाओ, तो द आइडेंटिटी ऑफ मैटर चेंजेस एंड न्यू केमिकल फॉर्म। यहां पर क्या है, कि मैटर चेंज हो रहा है दूसरे प्रोडक्ट में, यानी कोई दो रिएक्टेंट आपस में मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे, है ना, या दो रिएक्टेंट मिलके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंजेस। अब यहां पर कह रहे हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की वो चेंज होती है, वो तो हमें भी पता है कि चेंज तो फिजिकल स्टेट होती है, केमिकल स्टेट चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ चेंज होती है, यहाँ पर। यहाँ पर देखो, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चेंजेस, ऐसे याद कर लो। दिस प्रोसेस इज जनरली रिवर्सेबल, ये रिवर्सेबल है। अभी मैंने पानी वाला दिया ना, कि उसको बर्फ भी बना सकते हैं, बर्फ से दोबारा पानी बना सकते हैं, यानी लिक्विड बना सकते हैं। और दोबारा से अगर मैं उसको गैस में चेंज कर दूं, और गैस से दोबारा भी मैं कंडेंस करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला सकता हूं। तो यहां पर क्या है, कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा, लेकिन केमिकल चेंज में वो चीज नहीं है, ये नॉट रिवर्सेबल होता है, ये रिवर्सेबल नहीं है। रिवर्सेबल कौन सा है, फिजिकल चेंज, पानी वाले से याद कर लो, ठीक है, पानी बर्फ और गैस वाले से। नेक्स्ट इज कंडीशंस फॉर केमिकल चेंज। अब हमारा क्वेश्चन यह आता है कि कंडीशंस क्या है केमिकल चेंज होने के लिए, कि कैसे पता करें कि केमिकल चेंज हो गया है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको याद करना है, रीडिंग करवानी है, वो रीडिंग में मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो मैं आपको मेन मेन चीज बताऊं तो सबसे मेन होता है सॉल्यूशन, जिसमें चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले तो हमें वो सॉल्यूशन ही देखना होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर आती है हमारी मिक्सिंग वाली बात, कि हम किन दो केमिकल रिएक्शन में, अगर हम कोई दो सब्सटेंस ले रहे हैं तो हम कैसे मिक्स कर रहे हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है केमिकल चेंज। अगर हम मिक्सिंग ही नहीं करें, सिंपल एक ही प्रोडक्ट को लेके, एक ही रिएक्टेंट को लेकर चले, तो वो डिकम्पोज तो हो सकता है, लेकिन फिर उसको डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट ज्यादा देनी होगी, तो हीट भी एक कंडीशन है, ठीक है। किसी किसी केस में लाइट भी होती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये सब एक दूसरे से मतलब लिंक्ड है, ये समझ के चलो। जैसे पहले बात करूं मैं मिक्सिंग की, तो देखो क्लोज कंटैक्ट। In some cases, a chemical reaction occurs when two substances are mixed in their solid state. तो इसमें कहा जा रहा है कि कुछ केसेस में जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो तब होती है जब हम दो सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं, और ये चीज तो हमें भी पता है। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। इन सम केसेस a chemical reaction occurs when substances are mixed in either molten or aqueous state. अब ये कह रहे हैं कि कुछ केसेस में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन तब होगी जब सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा उनके मोल्टन स्टेट में। जैसे
मोल्टन स्टेट क्या होती है वैसे? उनकी आयनाइज स्टेट में होता है, जैसे Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, उस केस में हम अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में ऐड करें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें अगर मैं दूसरा सॉल्यूशन ऐड कर दूं, इस तरीके से आप समझो, या फिर किसी सब्सटेंस को मैं मोल्टन स्टेट में ले जाऊं, एक्वा स्टेट में ले जाऊं, ठीक है। हीट की बात करूं तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी डिकम्पोज हो उसके लिए क्या जरूरी है? हीट जरूरी है। तो हीट तो नेसेसरी है। सम केमिकल रिएक्शन अकर ओनली ऑन हीटिंग, मतलब कुछ रिएक्शंस को होने के लिए हीटिंग आवश्यक है। नेक्स्ट इज लाइट। सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय एक्शन ऑफ लाइट, दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस और फोटोलिसिस, ठीक है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो बिना लाइट के हो नहीं सकती, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। अब आपको बहुत डीप में नहीं जाना, क्योंकि अभी हमने केमिकल रिएक्शंस वाला पार्ट अभी तक नहीं पढ़ा है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट नहीं पढ़ा है। तो इससे पहले ये वाली जो चीजें है ना, थियोरटिकल आपको सिर्फ समझनी है। जब हम केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट पे आएंगे तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है क्या? मैं कहता हूं हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रोलिसिस कब करते थे? जैसे मैं NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लूं, आपको पता है ना, सॉल्टी वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं जिसको, अरे नमक है ना, कॉमन सॉल्ट, डालो पानी में, एक बीकर ले लो बड़ा सा, उसमें नमक भी डाल दो और पानी भी डाल दो, अब ये बन गया मेरा नमकीन सॉल्यूशन यानी सॉल्टी वाटर। अब उसमें जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं, तो आयंस टूटते हैं, है ना, उसमें प्रोडक्ट भी बनते थे, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, आपको तो याद होगा NaOH भी बनता था जिसमें, है ना, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते थे। ये इंडस्ट्रियल यूज भी होता है वैसे आपका, जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस है ना, कोस्टिक सोडा बनाने के लिए यानी NaOH बनाने के लिए भी यूज होता है। बट हम उतना डीपली क्यों जाए, हमें उतना डीपली जाना ही नहीं है। Certain chemical reactions like the decomposition of certain compounds occur only when electricity is passed through the substance. तो कुछ कुछ केसेस में हमें इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी है। तो ये सिर्फ हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी है। अभी केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट हमारा नहीं आया है, वो इसके बाद आएगा। प्रेशर। प्रेशर देखो क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी है जिसमें हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, मतलब सब्जेक्टेड होता है कि इसमें प्रेशर लगवाना पड़ेगा। कुछ में, सब में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर केसेस में, ये बहुत कम केसेस में ऐसा होगा। सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली व्हेन इन्वॉल्व सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर, मतलब कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे केसेस में रिक्वायर्ड नहीं होता, ये कुछ केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कभी आप कहने लग जाओ सर आपने तो बोला था कि सब में ऐसा होता है, अरे सब में ऐसा नहीं होता है। देखो कुछ में लो प्रेशर रिक्वायर्ड है, उसमें हमें कुछ करना ही नहीं। कुछ में हाई प्रेशर जहां रिक्वायर्ड है तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। कैटेलिस्ट की बात करो तो सम केमिकल रिएक्शंस नीड अ कैटेलिस्ट टू एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट द रेट एट विच दे अकर। अब यहां पर बात चल रही है कि कैटेलिस्ट क्या करता है, और मैं आपको बताऊं कैटेलिस्ट हमारा, मैं आपको कैटलिस्ट को एक मजेदार वे में समझाता हूँ। आपने देखा है कुछ कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, तीन लोगों का फ्रेंड का ग्रुप है, ठीक है, जैसे रामू शामू और दिनेश, ऐसे समझो। तो रामू शामू तो ठीक है, अब ये जो तीसरा बंदा है ना दिनेश, ये क्या करेगा ना, इन दोनों में लड़ाई करवाता रहेगा हमेशा, रामू शामू में, कि अरे रामू तेरे को शामू ऐसे बोल रहा है, अरे शामू देख रामू की टी शर्ट कितनी बढ़िया है यार, तेरी तो बेकार है, इस तरीके से। तो वो क्या करता है, वो उन दोनों को लड़वाना चाहता है। वो इसके रामू के सामने शामू की बुराई करता है और शामू के सामने रामू की बुराई करता है, और उन दोनों के सामने उनकी तारीफें भी करता है, ठीक है। जैसे रामू के सामने रामू की तारीफ कर दी कि तू तो बहुत बढ़िया है, शामू तो बेकार है, और शामू के सामने बोला अरे रामू तो बिल्कुल ही बेकार आदमी है यार, बेकार है, उससे बात मत किया कर ज्यादा, इस तरीके से, तू तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो दिनेश है वो क्या काम कर रहा है, वो आग में घी डालने का काम कर रहा है, वो दोनों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं कैटलिस्ट, जो क्या करे, दोनों के बीच में लड़ाई करवा दे, आग में घी डालने का काम करे। तो कैटलिस्ट का भी काम वही है। कैटलिस्ट एक्चुअल वे में क्या करता है, देखो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है, क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, ठीक है। जनरली हम कैटलिस्ट को यूज ही इसलिए करते हैं कि हमें जल्दी से रिएक्शन करवानी होती है। क्या करवानी होती है, जल्दी से रिएक्शन करवानी होती है। तो सम केमिकल रिएक्शंस नीड अ कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट द रेट एट विच दे अकर। प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स क्या है, substance that influence the rate of reaction by improving the efficiency of the catalyst are called promoters। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम कैटलिस्ट के लिए बोल सकते हैं कि जो हमारे सब्सटेंस को इन्फ्लुएंस करे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंप्रूव करने में, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा के, किसकी, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को, किसकी एफिशिएंसी को, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को। तो
हमारे जो प्रमोटर्स है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं, बस ये याद रखो। अब आते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, ये चीजें आपको समझनी होगी कि कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई। अब जैसे आप बोलो सर, आपने ये बता दिया कि हाँ केमिकल चेंज है मतलब केमिकल रिएक्शन है, ये चीज मुझे समझ आ रही है कि केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होगी। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, इसका पता कैसे चलेगा, है ना? और क्वेश्चन तो वैलिड है भाई, पूछ तो वो सही रहा है कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका पता कैसे चल रहा है? मेरे दिमाग में क्या ऐसा आएगा या क्या ऐसा मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मुझे पता चल गया कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गई है ना? तो देखो, इसमें बहुत ही आसान से पॉइंट है, 4-5 पॉइंट याद कर लो। उसका देखो 4-5 चीजें हो रही है तो समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन हो गई। सबसे पहले, अगर कोई गैस निकलती हुई आपको दिख रही है, कोई भी गैस हो, मैं एक पर्टिकुलर गैस की बात नहीं कर रहा, कोई भी एक प्रोडक्ट ऐसा हो जो गैस हो, तो इसका मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई, क्योंकि गैस निकलेगी आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। अगर आप दो प्रोडक्ट को रिएक्ट करा रहे हो, वो सॉरी दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करा रहे हो, रिएक्टेंट का काम क्या होता है? रिएक्ट करना, तो उससे प्रोडक्ट बनेगा मिलके। अब प्रोडक्ट बन गया तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे उसका कलर में चेंज हो गया, या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, या उसमें से गैस निकली। तो इन सब चीजों से हमें बहुत जल्दी आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इवेल्युएशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना। इन मैनी केमिकल रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस। जैसे जैसे ये वाला देखो एग्जांपल, यहां पर देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक डाल दिया। जिंक आपको पता है क्या होता है? मेटल होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके होगे तो आपको पता ही होगा। तो जैसे ही मैं इसको HCl से रिएक्ट कराता हूं, तो यहाँ पर वैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट मैंने कराया नहीं है, आगे करवाऊंगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि हाइयर, जो हमारा हाइयर रिएक्टिव सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। तो Zn क्या है कि हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो Zn क्या करता है? इसको डिस्प्लेस कर देगा और ZnCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अभी आप इसको सिर्फ रिएक्शन की तरह देखो, ठीक है? ये तो मैं आपको आगे करवाऊंगा ही, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हम आएंगे ना अपन, तो अपन इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो आप उसकी टेंशन मत लो। अभी फिलहाल आप समझो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शन के। सेकंड आता है चेंज ऑफ कलर। अब देखो, कलर में चेंज देखने को मिल जाए, ये भी एक कमाल का है। जैसे कि अगर सपोज करो, अभी मैंने आपको दिखाया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जैसे मैंने आयरन की नील डाली थी, तो कुछ समय बाद, 2-3 दिन बाद, हमें उसका कलर चेंज होते हुए दिखता है, वो ब्लू से ग्रीन हो जाता है। इसका मतलब कोरोजन आ गया, और कोरोजन का मतलब केमिकल चेंज हुआ, यानी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यानी अगर आपको कलर चेंज भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब जरूर वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेटर्स, प्रेसिपिटेट्स। अब देखो, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं हमारे? मैं जनरली बताऊं, छोटा छोटा पाउडर होता है ना जो हमें प्रेसिपिटेट टाइप मिलता है। कई बार हमें, जब हम रिएक्टेंट लेते हैं दो, तो उसमें, जैसे सपोज करो एक मैंने सॉल्यूशन लिया, एक्वस, एक एक्वस फॉर्म में था सॉल्यूशन, उसमें मैंने दूसरा सॉल्यूशन मिला दिया, ठीक है? उसमें ही मैंने दूसरा सॉल्यूशन एक और मिला दिया। अब वो तो दोनों सॉल्यूशन थे। अब उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिल रहा है कि हमें साथ में, लिक्विड सॉल्यूशन के साथ में नीचे कुछ बैठता हुआ पाउडर टाइप दिख रहा है, प्रेसिपिटेट टाइप दिख रहा है। तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, ये तो कंफर्म है। और अगर हमें ये प्रेसिपिटेट देखने को मिले, इसका मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये बोल सकते हैं सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। ठीक है? अब कुछ मैं आपको बैलेंस करना सिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। क्यों सिखाऊंगा? क्योंकि देखो, आगे अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जब पढ़ेंगे ना, तो हमें रिएक्शंस बहुत सारी पढ़नी होगी। और वो सारी रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिखा दूं कि कैसे कैसे आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, है ना? तो इससे बेटर है कि मैं आपको पहले 5 मिनट लेके इसको एक बार सिखा दूं, ठीक है? तो देखो, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? सबसे ज्यादा चीज जरूरी होती है उसको बैलेंस करना, ठीक है? तभी तो हम उसको ठीक से लिख पाएंगे, है ना? तभी तो हम उसको ठीक से लिख पाएंगे, वरना तो फिर अगर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी है ना अगर, तो कोई फायदा नहीं है इक्वेशन लिख के भी, समझ रहे हो? और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है,
रिएक्टेंट साइड यानी जो लेफ्ट साइड है और प्रोडक्ट साइड जो राइट साइड है, उन दोनों में ही जो नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए और मास भी सेम होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना आपने। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये वाली लेता हूँ, Zn प्लस H2SO4 वाली, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक। अब देखो, इस केस में अगर मैं देखूं तो मुझे जिंक सल्फेट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्या बनता हुआ दिख रहा है? जिंक सल्फेट। और क्या बाहर निकल रहा है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है ना। अब इसको अगर मेरे को चेक करना है, रिएक्शन तो मैंने लिख दी, अब इसको मुझे चेक कैसे करना है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो देखो, बैलेंस है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप देखो, जिंक का यहाँ पर एक एटम था, यहाँ पर भी एक ही एटम है। सल्फेट एक था, यहाँ पर भी एक सल्फेट है। हाइड्रोजन दो, तो यहाँ पर भी दो है। तो क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। क्यों? क्योंकि सारे एटम्स बराबर है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ। अब इसको अगर मैं देखूं, इस साइड अगर मैं देखूं, अगर ये मैं कोफिशिएंट्स हटा दूं, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं, फेरस और H2O रिएक्ट किए और बनाया Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से रिएक्शन लिखी, अभी मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ, पहले तो ऐसी लिखी होगी ना कि फेरस वाटर से रिएक्ट करके Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, बैलेंस करने का तरीका, सबसे पहले आपको मेटल नॉन मेटल को बैलेंस कर लेना है, उसके बाद हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जैसे फेरस के यहाँ 3 बन रहे हैं, तो सीधे सीधे आंख बंद करके यहाँ 3 लिख दो। क्यों? क्योंकि मुझे 3 फेरस एटम यहाँ भी चाहिए, 3 फेरस एटम यहाँ भी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना। अब यहाँ पर बैलेंस किसको करना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो जाहिर सी बात है, पहले मुझे उसको देखना होगा। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 4। तो यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन आने चाहिए? 4। तो उसके लिए क्या करूंगा? इसको 4 लिख दूंगा। ठीक है, इसको क्या कर दूंगा? 4 लिख दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ 4 लिख दिया, तो 4 × 2 कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, 8 हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर लिख दूंगा 4s2। जल्दी से बता दो यार, क्लियर है कि नहीं? पहले इसको चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा। वैसे बैलेंसिंग वाला पार्ट इसमें है नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये चीज क्लियर होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। जैसे यहाँ पर लिखा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। जैसे पहला पूछा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो, कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, ये तो आपको लिखना आता है ना, वर्ड रूट देख के आप लिख सकते हो ना वर्ड इक्वेशन, तो ये तो इतना तो कर लोगे। जैसे यहाँ हाइड्रोजन लिखा है तो H2 लिखेंगे, क्लोरीन के लिए Cl2 होता है, और बन क्या गया? HCl बन गया। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, HCl बन गया। अभी तक तो हम यही लेके चल रहे हैं ना। अब बैलेंस तो ये अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 2 क्लोरीन एटम है, और मैंने बताया पहले मेटल नॉन मेटल को बैलेंस करो। तो देखो, यहाँ 2 क्लोरीन एटम है, तो यहाँ 2 होने चाहिए, यहाँ 2 लिख दो। कितना हो गया? 2HCl। अब देखो, 2 हाइड्रोजन एटम 2 क्लोरीन एटम, तो ये चीज बैलेंस हो गई है, क्योंकि यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ भी 2 क्लोरीन एटम थे। ऐसी सेकंड देखो, सेकंड में बोल रहा है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है Al3L3। ठीक है ना। अब ये रिएक्शन मैंने देख के तो लिख दी, बेरियम क्लोराइड का मुझे पता था BaCl2 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट मुझे पता है Al2SO4 का थ्राइस होता है। ठीक है, और बन क्या गया? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहां तक ठीक था, यहां तक बच्चे कर लेते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करें? मेन दिक्कत तो यहां है कि बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो देखो, बेरियम का यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो बेरियम में मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। सल्फेट आयन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होने चाहिए। एल्यूमिनियम ऐसी, पहले रुको, पहले हम सल्फेट को करते हैं, बेरियम और सल्फेट को करते हैं, फिर एल्यूमिनियम को करते हैं, फिर क्लोरीन को करते हैं। इस तरीके से हम अपना अपना एक तरीके से क्रम बना लेते हैं, जिससे हमारा आसान हो जाए। ठीक है, तो देखो, यहाँ बेरियम का दिक्कत नहीं आ रही थी। ठीक है, पहले हम करते हैं सल्फेट को। सल्फेट के यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दो। यहाँ 3 लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? 3। तो जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया, तो देखो, यहाँ 3 सल्फेट आयन हो गए, ये तो ठीक है, ये बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 लिखा, तो देखो, यहाँ बेरियम भी तो 3 हो गए, तो यहाँ पर भी तो बेरियम 3 करने होंगे, तो यहाँ से भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया।
तो अब बेरियम और सल्फेट मेरे बैलेंस हो गए हैं। कौन कौन? बेरियम और सल्फेट आयन। अब बचा क्या? एल्यूमिनियम और क्लोरीन। तो यहां पर देखो रिएक्टेंट साइड में अब कितने क्लोरीन एटम हो गए? 3 × 2 6 क्लोरीन एटम। तो यहां पर भी 6 आने चाहिए, तो क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 3 तो पहले थे। तो 3 × 2 6। और यहाँ पर एल्यूमिनियम भी देखो बैलेंस हो गया क्योंकि वहां 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरीके से मैं चीजों को बैलेंस करता हूँ। ऐसी अब थर्ड देखो। थर्ड में कह रहा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बताओ जल्दी। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर सोडियम के कितने एटम्स है? यहाँ पर सोडियम के कितने एटम है? यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर तो एक ही है। अब लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने हाइड्रोजन हो गए? 2 और 2 4। तो यहाँ पर भी 4 होनी चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बैलेंस है कि नहीं? 2 ऑक्सीजन एटम, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, चीजें बैलेंस हो गई या नहीं हो गई? एक बार इसको अच्छे से चेक कर लो। मैं आपको एक छोटा सा 2 से 3 मिनट का ब्रेक देता हूँ। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है ना? बहुत टाइम दे दिया अब तो मैंने। ये 2 मिनट से ज्यादा का ही टाइम दिया है वैसे तो आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस पे। अब ये आपका इस चैप्टर का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी में से तो क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक जो पढ़ा वो बेसिक था। मतलब एक होता है ना, पिज्जा का बेस होता है। पिज्जा के बेस में देखो सबसे ऊपर पिज्जा के सबसे पहले तो पिज्जा का बेस होता है, उसके ऊपर उसकी टॉपिंग्स, उसके ऊपर उसकी सॉस या वगैरह वगैरह बाकी सारे मिक्सचर आते हैं। लेकिन मेन क्या है? मेन उसका वो जो बेस होता है ना, वही मेन होता है। तो अभी तक हमने बेस पढ़ लिया था, जो मेन पार्ट था हमारा। क्योंकि उसको नहीं समझेंगे तो आगे का क्या समझेंगे? अब ये हमारी टॉपिंग्स और ये जो हमारी सॉसेस वगैरह सारी चीजें मिक्स करते हैं ना, ये वैसे है। इसको आपने समझ लिया, इस पे बेस्ड अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए, बॉस आगे की कोई दिक्कत नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मेन मेन हमारी 4 रिएक्शन होती है, पर हम न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं करवाऊंगा, मैं वो भी करवाऊंगा आपको, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। पहली है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस, जिसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ए प्लस बी, जैसे हमने इसको ऐड किया तो एक प्रोडक्ट मिल गया हमको पी या सी, कैसे भी बोल सकते हो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट जो है या फिर एक जो सिंगल रिएक्टेंट होता है वो दो प्रोडक्ट में टूटता है। जैसे सपोज करो मेरा कोई सिंगल रिएक्टेंट है पी, ठीक है, ये टूटेगा दो प्रोडक्ट में जिसको हम बोलेंगे ए प्लस बी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ए प्लस बी मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे पी, और यहाँ एक रिएक्टेंट है सिंगल रिएक्टेंट पी जो टूट रहा है दो रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, जिसका नाम है ए प्लस बी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयन एक्सचेंज देखने को मिलता है। इसको हम एक एक करके समझेंगे यहाँ पर विथ पिक्चराइजेशन। ठीक है, पिक्चराइजेशन की मदद से हम समझने वाले हैं। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है? ये होती है अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो अभी मैंने बताई। ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस दोनों बोलते हैं। तो पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है या सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, तो आप बता पाओगे ना? अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना, अब तो दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम स्लेट लाइम का। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर बीकर लिया, बीकर में हमने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स कर दिया, तो उसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और क्या मिलेगा जल्दी बताओ? एक तो मिल गया मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं बस यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बस हो गया। तो बस दो दो हमारे रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट बन गया। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है हमारी? बहुत बच्चों को पता भी नहीं है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, इजी वे में बताऊंगा। आपका एक आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन प्रोक्साइड, वाटर के जैसा ही होता है, बस H2 होता है वाटर। ठीक है, वाटर क्या होता है, H2O। अगर मैं O की जगह 2 कर दूं तो ये बन जाता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम याद रखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है ना? अब देखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच आ कंपाउंड splits into two or more simpler substance elements or compound is called decomposition reaction. A decomposition reaction that is brought about by heat without any recombination on cooling is known as thermal decomposition. अब हुआ क्या होगा, केस समझो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, सिंपल, थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते हो ना। जैसे एक बीकर में मैंने H2O2 लिया, क्या लिया, H2O2 लिया। अब जैसे ही इसमें सनलाइट आई, सनलाइट यानी सूरज की किरणें, सिंपल सी बात है यार, इतना तो सबको आइडिया है। तो जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ी डायरेक्टली, और मैंने बताया हीट लाइट ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आती है, अब ये मत बोलना नहीं पढ़ा अभी, क्योंकि मैं करा चुका हूं, मेरे सामने झूठ नहीं। तो हुआ क्या, देखो जैसे ही इस पे सूरज की किरणें आई, जैसे ही इसने सनलाइट ली, तो H2O2 क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। किसमें डिकम्पोज हुआ, H2O और O2 में। तो हुआ क्या होगा, देखो सूरज की किरणें इस पे पड़ी तो ऑक्सीजन गैस इसमें से लिबरेट हुई। कौन सी गैस लिबरेट हुई, ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई तो H2O बन गया। तो यानी रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, अरे यार जगह नहीं है यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो हुआ ऐसे होगा, H2O2 टूट गया होगा किसमें, लाइट पड़ते ही, एच म्यू बोल देते हैं सनलाइट को। तो ये टूटा होगा H2O प्लस O2 में। और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ लिखो 2H2O प्लस O2। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब पढ़ो, हाँ। तो देखो डिकम्पोजिशन क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज डिकम्पोज इनटू टू
और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, इसमें ऐसे आप मान के चल सकते हो, यानी कि हमें प्रोडक्ट क्या है, एक से ज्यादा मिल रहा है, ये मान के चलो। ठीक है, और रिएक्शन मैंने ये बता ही दिया आपको। ठीक है ना, 2 बार रिपीट कर दिया, अब तो समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में देखो आपको बताना है, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड गिव वन इक्वेशन इन ईच केस, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक, अरे 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 अरे, क्या हो गया है? जैसे फर्स्ट वाले के लिए बताओ, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले, यानी ये वाला केस, ए प्लस बी गिव्स पी, इस तरीके से मुझे एक केस देना है। मतलब कोई दो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गए ना, ये तो कि दो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक रिएक्शन में दे देता हूँ ये वाली, एम जी प्लस ओ टू गिव्स एम जी ओ। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको बैलेंस भी करना होता है, यहाँ एक मैग्नीशियम यहाँ एक मैग्नीशियम, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हो गए ना, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ दो करते ही यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लेना होगा। अब बताओ बैलेंस है कि नहीं। ऐसी बी पे आओ, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। अब एक सिंगल जो रिएक्टेंट होना चाहिए हमारा, वो 2 प्रोडक्ट में ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसे होना चाहिए, एक सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट है पी, वो टूट जाए ए प्लस बी में। तो ऐसा एक केस ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका कैल्शियम कार्बोनेट का हीट देने पर ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में। इस तरीके से आप बोल सकते हो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस रिएक्शन, और ये कौन सी हो गई, डीकम्पोजिशन। ठीक है, जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। ठीक है ना, इतना आसान तरीके से तो कोई भी नहीं करवा सकता। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो आपका हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस मार देता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करवानी पड़ेगी, देखो इसे समझाने से पहले मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करवा देता हूँ। मेरे पास न्यूमोनिक्स है रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, ऐसा आपको सारी चीजें याद करवाई जाएगी। ठीक है, ऐसे लिखो। देखो, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक फेरस लेड हाइड्रोजन कॉपर, Hg यानी मरकरी, Ag यानी अर्जेंटेनियम सिल्वर, Au यानी गोल्ड। ठीक है, अब देखो आप कहोगे सर इसको याद करने का कोई निमोनिक है, मैं कहता हूँ बिल्कुल है। देखो ऐसे करो, केदार नाथ का माली, इसको का को ऐसे भी लिख सकते हो आप ताकि याद हो जाए। अरे रे रे रे, इरेजर यूज करते हैं हाँ। आलू जरा पी के पकाता, कौन है जी, इधर आओ। अब पढ़ पा रहे हो थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो केदार मतलब के पोटेशियम, ठीक है, नाथ मतलब Na सोडियम,
और के का मतलब का यानी कैल्शियम, माली यानी मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फेंके फेरस, पकाता है पीबी लेड, है हाइड्रोजन। ठीक है, कौन यानी कॉपर, कॉपर। ठीक है, हेजी मतलब एच जी, आगे यानी एजी, आओ मतलब एयू गोल्ड। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब देखो, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, डाउन हो रही है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। तो यानी कि इनमें देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ये चारों होंगे, ये क्या होंगे, मोस्ट रिएक्टिव। कौन से, ये चारों। और फिर इसके बाद एल्यूमिनियम से हाइड्रोजन तक ये होते हैं हमारे मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले, कौन, मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट्स। और फिर ये तीनों हमारे क्या हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो भी हमारे हाइड्रोजन के नीचे आते हैं ना, ऐसे याद करके चल लो, जो भी हाइड्रोजन के नीचे है, इसलिए मैं हाइड्रोजन को यहां तक लिख के ये वाले हाइड्रोजन के बाद वाले यहाँ साइड में लिखे, ताकि आपको लर्न करने में इजी हो जाए। तो हाइड्रोजन तक तो मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के बाद कॉपर, मरकरी, अर्जेंटेनियम, गोल्ड या फिर प्लेटिनम भी आता है एक लास्ट में, ये सभी हमारे क्या है, सभी के सभी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये वाली जो टेबल है, ये आप याद करके चलो, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जैसे अगर मैं जिंक की बात करूं, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता है। जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, कर सकता है। फेरस कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस मार देगा, ऐसे समझो। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, Zn प्लस H2SO4 गिव्स। अब देखो, ये क्या है कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, ठीक है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो, जिंक और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी बताओ। अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताई ना, कौन ज्यादा होता है, जिंक ज्यादा होता है, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, जिंक ऊपर है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस मार देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं है। तो यहां पर क्या किया, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, उसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है ना। एक और एग्जांपल दिखा दूं, एक और दिखा देता हूं। अब फेरस का लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। फेरस प्लस, जो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी ना, अरे कोरोजन वाली, तो देखो यहां पर भी आप देखो, फेरस कॉपर सल्फेट से मिलेगा तो क्या होगा, फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर बाहर, फेरस सल्फेट के साथ। जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब यहां पर तो क्या हो रहा था कि एक जो रिएक्टिव एलिमेंट था, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस मार रहा था। अब अगर दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आगे पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। क्वेश्चन पहले, के आई प्लस सी एल टू गिव्स के सी एल प्लस आई टू। अब मुझसे कह रहा है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इसका टाइप बताओ, कौन सा रिएक्टिव एलिमेंट है ये बताओ, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुए ये भी बताओ। तो देखो मैंने ऐसे लिखा, के आई प्लस सी एल टू गिव्स के सी एल प्लस आई टू। ठीक है, अब देखो हुआ क्या होगा यहाँ पर, पहले हम वो जानने की कोशिश करते हैं, वो ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो मुझे इस रिएक्शन में प्रोडक्ट तो साफ ही पता चल रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट तो मुझे काफी पता चल रहा है कि क्या मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, Cl क्या है, किसको डिस्प्लेस कर रहा है, आई टू, आई को डिस्प्लेस कर रहा है, आई को डिस्प्लेस कर रहा है, और यहाँ पर KCl बना ले रहा है, और आई को इसने बाहर निकाल दिया, आई टू बना लिया। ठीक है, ये चीज तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस भी तो कर लें। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ दो क्लोरीन एटम है, यहाँ भी दो होने चाहिए, तो यहाँ दो लगा दो। अब यहाँ दो क्लोरीन एटम तो हो गए, लेकिन यहाँ दो पोटेशियम भी तो हो गए, तो यहाँ भी दो लगा दो। तो यहाँ दो पोटेशियम, यहाँ दो आयोडीन, यहाँ पर भी दो आयोडीन, यहाँ दो पोटेशियम, यहाँ दो क्लोरीन एटम, यहाँ दो क्लोरीन एटम, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया जो बैलेंस करने का था। सेकंड, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, तो इज इट, इट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी पार्ट देखो क्यों है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि Cl ने क्या करा, आई को डिस्प्लेस कर दिया। अब आपने कहा सर आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज में तो बताया नहीं था आई का और Cl का। अरे तो आपको सबका याद नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये उस वाले से बाहर था, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी दिखा दूं कि आपको फिर रिएक्टिविटी सीरीज में ये देख लेना होता है, जब स्टील की क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन कैसे पता करेंगे। देखो
आपने 17th ग्रुप पढ़ा होगा हेलोजन का पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो क्लोरीन क्या है कि ब्रोमीन से ऊपर है, ठीक है, और डाउन द ग्रुप मैंने क्या बताया, रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसको डिस्प्लेस। और वैसे भी अगर आप चेक कर रहे हो तो रिएक्शन देख के भी पता चल रहा है कि क्लोरीन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, I2 को बाहर कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। थर्ड है, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव? तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अब ये मत बोल देना पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम से ज्यादा नहीं है, पोटेशियम तो ऊपर आता है एकदम। नेक्स्ट इज डी, इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ KCl रिएक्ट विद I2? अगर KCl I2 से रिएक्ट करता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप बताओ अभी। वैसे तो मेरे को पता चल रहा है, लेकिन आप बताओ क्या बनेगा, ठीक है, आप भी तो कुछ करो। हो गया? अरे अब तक हो जाना चाहिए था। हाँ, नो रिएक्शन, सबने सही बताया। नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि KCl और I2 में अब आयोडीन इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, क्लोरीन को या पोटेशियम को? इन दोनों को ही डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन दोनों ही आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयोडीन इनमें से किसी को भी क्या कहते हैं, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, तो नो चांस टू डिस्प्लेस दिस। नेक्स्ट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये बहुत ही ज्यादा, डबल डिकम्पोजिशन नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, शायद कुछ मिस प्रिंटिंग है ये। हाँ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं वही कहूँ, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, आयन एक्सचेंज देखने को मिलता है हमें, ठीक है। वैसे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो क्या करता हूँ, मैं इसको काटता नहीं हूँ, मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। इसको मैं और कर देता हूँ, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ठीक है, तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है हमारी, जिसमें हमें आयन एक्सचेंज देखने को मिलता है, मतलब दोनों साइड से हमें क्या हो, दोनों साइड से हमें आयन एक्सचेंज देखने को मिले। जैसे कि अब सपोज करो कि मैं ऐसे ले रहा हूं कि कोई भी ऐसी रिएक्शन मैंने ले ली जिसमें मुझे दोनों तरफ से आयन एक्सचेंज देखने को मिले, जैसे कि KCl प्लस AgNO3 है। तो यहाँ पर जब मैंने इसको मिक्स किया, तो ये इसको एक्सप्लेन करे, ये इसको चेंज करे, तो क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट और AgCl बना लेगा। तो यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड से हुआ, पोटेशियम ने अर्जेंटेनियम को डिस्प्लेस करके KNO3 बना लिया, और Ag इसकी जगह आ गया, AgCl बना लिया। ठीक है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी ही कंडीशंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो टाइप से देखने को मिलती है, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस टाइप से होती है, जैसे जब हम एक एसिड और एक बेस लेते हैं, जैसे सपोज करो मैंने NaOH और HCl की रिएक्शन कराई। अब मुझे पता है सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस मारेगा, NaCl बना लेगा। और हाइड्रोजन क्या करेगा, वो बाहर थोड़ी निकलेगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो हाइड्रोजन इस OH के पास जाएगा, तो क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। ठीक है ना?
तो यहाँ पर भी मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है एक तरीके से। तो ये दोनों ही टाइप की रिएक्शन मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और एक क्या है, एक मेरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब एक क्वेश्चन आता है देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये ऊपर वाली भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है देखने को मिल रही है। जैसे लिखा है ना BaCl2 प्लस H2SO4, तो हुआ क्या, रिएक्शन प्रोसीड हुई और प्रोडक्ट बने बेरियम सल्फेट और 2HCl। तो देखो बेरियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को, या हाइड्रोजन ने बेरियम को क्या किया, डिस्प्लेस किया। दोनों ही केसेस में क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हुआ, क्योंकि देखो यहाँ बेरियम क्या हो गया, हाइड्रोजन की जगह आ गया, और हाइड्रोजन बेरियम की जगह आ गया। तो आयन एक्सचेंज दोनों तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हमने उसको बैलेंस करके लिखा। बताओ क्लियर है। अब ये रिएक्शन कौन सी है ये बताओ, जिसमें दोनों चीजें हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते, जैसे Zn प्लस HCl के केस में हो रहा था, Zn प्लस H2SO4 के केस में हो रहा था। तो अब आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये पढ़ लो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन स्टिल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखो, इसको यहां से समझो। प्रेसिपिटेट होता है आपका एक तरीके से एक इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, कैसा होता है, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। कोई भी ऐसा इनसॉल्युबल सॉल्ट जो हमें दो दो एक तरीके से सॉल्यूशन को मिक्स करने पे मिलता है। सपोज करो यहाँ एक सॉल्यूशन था और यहाँ एक सॉल्यूशन लिया मैंने, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया, तो क्या हुआ, इसको मिक्स करने पर यहाँ पर देखो ये है तो सॉल्यूशन की फॉर्म में, लेकिन नीचे कुछ प्रेसिपिटेट सा मिलता है, और वो जो प्रेसिपिटेट मुझे देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताई थी, जिसमें हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एक और रिएक्शन लेता हूं मैं रिएक्ट कराता हूं, एक बेस ले लेता हूं मैं KOH, इसकी रिएक्शन करा देता हूं मैं नाइट्रिक एसिड से, यानी HNO3 से, जो एक क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होता है, हमारा एसिड है, ये एसिड है और ये बेस है। ऐसे लिख देता हूं मैं नीचे, ये बेस और ये एसिड। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। तो देखो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, के को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, और हाइड्रोजन इसकी जगह आ जाएगा। तो ये बन जाएगा KNO3 प्लस हाइड्रोजन OH के साथ जाएगा तो HOH यानी H2O। तो देखो ये हो गया हमारा सॉल्ट और ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है, जल्दी से देख के बताओ ठीक है कि नहीं। और ये वाली रिएक्शन भी थी देखो, NaOH प्लस HCl वाली भी, NaOH HCl वाली भी यही थी। ये बेस होता है, ये एसिड होता है। ये मैंने वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में बताई थी, बट ये भी एक ही बात है। ये सॉल्ट होता है और ये वाटर है, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। ये भी हमारी एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जल्दी से चेक कर लो, जल्दी से चेक करो। ठीक है ना, ये दोनों क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। ठीक है ना, तो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दिया है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में KNO3 AgCl वाला भी आप देख सकते हो, जो मैंने बताया था। ये प्रेसिपिटेट ही तो बन रहा है। इसमें देखो ये जो AgCl होता है एक तरीके से आपका प्रेसिपिटेट होता है, PPT। ठीक है, और ये सब सॉल्यूशन है, ये सब एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, बाकी सब ये एक्वस, ये एक्वस। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज एज अ केमिकल प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन हैज मैनी यूजेस। अब कुछ इसके यूजेस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये सिर्फ मैं रीडिंग करवाने वाला हूँ। आप सिर्फ थोड़ा सा रीडिंग कर लो। जैसे व्हेन समवन इज स्टंग बाय अ बी, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पता है ना आपको, जैसे हमें चींटी काट लेती है ना, कई बार चींटी ने सपोज कर मुझे काट लिया, तो एकदम से दर्द होता है। तो हमें क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। क्या होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है स्किन के अंदर और पेन मिलता है। अब उस पेन से राहत पाने के लिए मुझे कंफर्ट चाहिए, तो कंफर्ट पाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उस पर कुछ ना कुछ मुझे अप्लाई करना होगा जो क्या करे, उसको कम कर दे। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, उस पर बेस अप्लाई करते हैं। और कौन सा, बेकिंग सोडा, क्योंकि उसमें बेसिक बिहेवियर होता है बेकिंग सोडा में। तो हम जैसे ही उसको उसमें अप्लाई करेंगे ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा। तो यानी कि ये भी हमारा एक टाइप से न्यूट्रलाइजेशन वाला ही हुआ ना, क्योंकि बेकिंग सोडा भी तो हमारा वैसे ही बनता है।
बेकिंग सोडा आपको पता है ना? नहीं पता तो फिर देखो दिक्कत वाली बात है। और नेक्स्ट आता है, इफ आर स्टमक ग्लैंड सीक्रेट एक्सीड HCl वी एक्सपीरियंस पेन। जब हमारे स्टमक ग्लैंड में मतलब ज्यादा HCl हो जाए, हमें पता है ना पेप्टिक एसिड वाली चीजें आपको पता है। वैसे ये बायोलॉजी में पहुंच जाएगा, मैं बहुत ज्यादा बायोलॉजी में नहीं जाना चाहता, ये बहुत ज्यादा बायोलॉजी में नहीं जाना चाहता। बट एसिडिटी तो आपको पता है ना, एसिडिटी हो गई है, खट्टी डकारे ये सब आती है। एसिडिटी ज्यादा होती है तो आप क्या करते हो? आप एंटासिड्स लेते हो, है ना, इनो वगैरह ले लेते हो आप। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करते हो? आपको कुछ बेसिक चाहिए ना उस एसिड को कम करने के लिए। उस एसिड को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ बेसिक चाहिए, तो हम क्या ले लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। क्या लेते हैं? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? बेसिक नेचर है, इसमें क्या है? बेसिक नेचर है। अब एसिड दैट इज एक्सीडेंटली स्पिल्ड ऑन आवर क्लोथ्स और बॉडी कैन बी न्यूट्रलाइज विद अमोनियम सॉल्यूशन, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें पढ़ने थे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, बैलेंस दिस रिएक्शन एंड स्टेट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर। अब इन सारी की सारी रिएक्शन को हमें क्या करना है? पहले तो बैलेंस करना है और फिर बताना है कि इनका टाइप क्या है। जैसे पहली ही रिएक्शन में देखूं सॉल्यूशन में, वैसे एक क्वेश्चन मुझे आपके लिए भी छोड़ना चाहिए, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एक मैं करके दिखाता हूँ, बाकी के मैं आपको दूंगा करने के लिए। NaNO3 NaNO2 प्लस O2 ये बन रहा है अगर, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट है वो दो प्रोडक्ट में टूट रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। और ये बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है ये अभी, बैलेंस करना पड़ेगा। देखो ऑक्सीजन के दो एटम आ रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम है चार, और यहाँ पर तीन है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना होगा जल्दी बताओ? यहाँ पर टू लगा देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये थोड़ा साफ दिखे, हाँ। अब कितने ऑक्सीजन एटम हो गए? दो और दो, दो और चार छः, तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दो, छः हो गए। 2 × 3 6 हो गया। ठीक है, एक मिनट, अभी भी ये बैलेंस है क्या? नहीं, ये अभी भी बैलेंस नहीं है। रुको रुको रुको, एक सेकेंड, अभी करता हूँ इसको। यहाँ पर ऑक्सीजन दो है ना, और यहाँ पर तीन है। तो अगर मैं यहाँ तीन से मल्टीप्लाई करूंगा छः हो जाएंगे, और यहाँ तीन से करूंगा तो यहाँ भी तीन होंगे, यहाँ दो से कर रहा हूँ छः, तो यहाँ पर भी दो से करना पड़ेगा चार। हाँ, अब हो जाएगा, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। देखो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई किया, टू NaNO3, ठीक है, यानी दो सोडियम एटम, यहाँ पर भी दो सोडियम एटम आ गए। दो नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर भी दो नाइट्रोजन एटम आ गए। और यहाँ छह ऑक्सीजन है और यहाँ अभी चार हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, बस हो गया। अब हो गई बैलेंस, अब हो गई ना बैलेंस, ठीक है ना। और ये है क्या? हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थोड़ा सा बैलेंसिंग वाला पार्ट देख लेना, इसमें कंफ्यूजन होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक सी बात है बैलेंसिंग वाले पार्ट में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको देखना होगा। बाकी सारे आपको ही करने हैं ये वाले, आप कर सकते हो मुझे लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये पांच ही है, एक मैंने कर दिया, चार आपको करने हैं, बस यही तो है। एक मिनट, किसका कॉल आ गया ये? चलो कोई नहीं। अब ये देखो, ये जो बाकी के चार है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो एनर्जी चेंजेस को हम दो टाइप से देखते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन से थोड़ा सा अलग हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम ये देखते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है। एनर्जी रिलीज हुई या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई, ये दो चीजें हम देखते हैं। अगर एनर्जी रिलीज होती हुई दिख रही है तो हम क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। देखो इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही होगी, दो लाइन में समझा देता हूं मैं, ठीक है। और एनर्जी रिलीज हो रही है तो
उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब इसको पढ़ो, एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ stored energy which is in the form of potential energy and is referred to as its chemical energy। मतलब कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रखते हैं और उसको हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। सो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस आर टू टाइप्स। कौन कौन सी दो टाइप होती है, एनर्जी रिलीज और दूसरा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब ये एनर्जी रिलीज यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन किस चिड़िया का नाम है सर जी, समझाओ इसको क्या होता है। तो देखो, जिसमें एनर्जी रिलीज हो जाए, जैसे यहां पर मैंने लिया ग्लूकोज। अब बायो वाले स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते होंगे ग्लूकोज क्या होता है, इससे तो इनकी पुरानी यारी कह सकते हैं एक तरीके से। और आप भी जानते हो, आप क्या बोल रहे हो, आपको नहीं पता ग्लूकोज क्या होता है। अरे ग्लूकोज चलाया जाता है जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, याद करो। बट यहां पर जो काम है वो बायो वाला ही है। ये मैं आपको रेस्पिरेशन रिएक्शन बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन कब होता है, देखो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, और उससे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है। पहले मैं एक्सोथर्मिक की रीडिंग करा दूं थोड़ी सी, फिर मैं आपको रेस्पिरेशन और अच्छे से बताता हूँ। एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज heat and causes the temperature of the immediate surroundings to rise. The rice, potatoes and breads we eat contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. तो होता क्या है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो तो पता ही है। हम जो भी रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, आलू वगैरह जो भी खा रहे हैं ना, सब्जी वब्जी, उस सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो रहा है, वो किस में टूट रहा है, वो टूट रहा है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब आ गया रेस्पिरेशन आपका, वो किस में टूटा है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये जो ग्लूकोज है ना, ये कंबाइन होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जो हमारे सेल्स है ना, बॉडी के सेल्स है, उसमें ऑक्सीजन के साथ जब ग्लूकोज कंबाइन होता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये चीज याद रखो, ये जो हमारी रिएक्शन है इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, और ये एक हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं हम, रेस्पिरेशन को। रेस्पिरेशन क्या है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो टूटता है ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है ना, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या कंबाइन होके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। और एनर्जी तो मिलती है, एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब क्या है, ये है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये याद कर लो, ये रट लो अच्छे से। अब देखो, एनर्जी अगर हमें प्रोडक्ट साइड है, एनर्जी अगर मिल रही है, कभी भी रिएक्शन में देख के कैसे बताओगे एक्सोथर्मिक है। अगर हीट या एनर्जी इस साइड लिखी है ना, प्रोडक्ट साइड, तो समझ जाओ एक्सोथर्मिक है। और हीट अगर देनी पड़ रही है, हीट अगर देनी पड़ रही है, इस साइड एनर्जी लिखी है, तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे मैं यहां दिखाऊंगा, एक सेकेंड। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें देखो, जैसे ही मुझे हीट इस साइड दिखी एक्सोथर्मिक, और अगर हीट मुझे इस साइड दिखी, एनर्जी देनी पड़ी, तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। अब मैं लगे हाथों एंडोथर्मिक भी पढ़ा ही देता हूं। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स एब्सॉर्ब हीट एनर्जी। एक और बार पढ़ो, reactants absorb heat energy from the surroundings to form products. These reactions lower the temperature of their surrounding area, thereby creating a cooling effect. अब ये याद रखो, कूलिंग इफेक्ट किस केस में देखने को मिलता है, एक्सोथर्मिक के केस में या एंडोथर्मिक के केस में, ये याद रखना है आपको। और मैं बता रहा हूं ये याद होना ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए याद नहीं है। ठीक है ना। अब ये एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक का। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने ब्रेक किया, इस तरीके से ब्रेक करते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, ये मैंने दिखाया भी था, डीकम्पोजिशन में भी मैंने बताया था। इसको जैसी हीट देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। अब इसमें हमें क्या है, हीट देनी पड़ी, ये हीट का साइन होता है ना, ये ट्राइंगल वाला, तो हीट देनी पड़ी, यानी कि हीट देनी पड़ी यानी इसने हीट एब्जॉर्ब की, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये वाला केस देखो, जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को कर रहा था, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले केस में, यहां पर मुझे क्या हो रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। ये वैसे एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है।
क्योंकि देखो दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी हीट भी मिलती है, थोड़ी सी हीट मिलती है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जल्दी बताओ, बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? है ना? थोड़ा सा और एक पॉइंट मुझे ऐड करना था। एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी में उसको समझाओ, तो मैं उसको समझा देता हूँ एक बार। ठीक है? डिस्कस सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। तो आपको इस तरीके से लिखना है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमारी जो बॉडी में डाइजेशन का एक प्रोसेस है वो भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टार्च होता है ना, क्योंकि देखो स्टार्च प्रेजेंट होता ही है फूड में, तो हमारी बॉडी में भी तो जा ही रहा है ना। तो वहां पर देखो जो डिकम्पोजिशन होगा ग्लूकोज एंड शुगर का, आपको पता है ना स्टार्च के बारे में, C12H22O11 स्टार्च तो पता ही होगा, और ग्लूकोज होता है C6H12O6, और फ्रक्टोज भी होता है C6H12O6, है ना? ग्लूकोज शुगर वगैरह ये बायो वाले तो अच्छे पढ़ते होंगे, बायो वालों को तो पता ही होगा, आप लोग बायो तो पढ़ते ही हो, है ना? बहुत ज्यादा बायो में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट, द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड वी ईट डिकम्पोजेस इनटू ग्लूकोज एंड शुगर। और जो स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड में वो किस में डिकम्पोज होता है? ग्लूकोज और शुगर में। ठीक है? प्रोटीन्स अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म अमीनो एसिड। और जो प्रोटीन्स है ना वो भी डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड्स बनाते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर डिकम्पोज टू फैटी एसिड। और जो हमारे फैट्स है ऑयल है वो किस में डिकम्पोज होते हैं? फैटी एसिड्स में होते हैं, है ना? ये बात तो आपको पता ही होगा। एंड फाइनली ऑक्सीडाइज्ड बाय रेस्पिरेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फाइनली, ये तो रेस्पिरेशन वाला तो अब मैं समझा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। ठीक है ना? ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ रेस्पिरेशन। तो ये था आपका पॉइंट। तो इसी के साथ आज का आपका लेक्चर समाप्त होता है। बहुत ही कमाल का लेक्चर था, हमने इस पूरे एक लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना अच्छे से हमने इस चैप्टर को किया है। अब मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है, तो लिख के बता दो यस सर मजा आ गया। ठीक है? ताकि मैं अगला चैप्टर भी इसी एनर्जी के साथ लेकर आ सकूं। और आपको और कौन से, या फिर इस वन शॉट रिवीजन के अलावा भी कुछ और चाहिए, जैसे कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ऐसी कोई सीरीज बनाओ जिसमें आप 5 मिनट 10 मिनट में एक टॉपिक को रिवाइज करा दो, जिससे क्या है कि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो आप बता सकते हो लिख के, आप कमेंट करके बताओ क्या आपको चाहिए। ठीक है? वी विल वर्क ऑन दैट। प्रोबेबली आई एम थिंकिंग अबाउट द अनदर साइड, बट विल डेफिनेटली डू दैट। अगर आपका सजेशन हमें अच्छा लगेगा तो हम उस पर डेफिनेटली वर्क करना चाहेंगे, लेकिन बताना तो आपको पड़ेगा ना। आप बताओगे ही नहीं तो कैसे होगा? नहीं बताओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।